Hello students, today we shall discuss application of dimension analysis. First application आती है to convert one system of unit into another. पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि हमने मेजरमेंट में पढ़ा था कि ये कोई हिप ऑफ सैंड है और इस हिप ऑफ सैंड को आप मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के लिए आपके पास दो चीजें होती है, एक यूनिट और एक वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आप यूनिट कहते हैं। ज्ञात स्टैंडर्ड राशि जो होती है उसको आप यूनिट कहते हैं और दूसरी साइड में आप अज्ञात राशि रखते हैं। ज्ञात और अज्ञात की जो तुलना है उसी को हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। Measurement is the process of comparison between a non-physical quantity with non-standard physical quantity। मतलब किसी ज्ञात राशि की अज्ञात राशि के साथ जो तुलना है उसी को हम बोलते हैं नेक्स्ट आता है। यहां पर आपने यदि यूनिट U1 को चूज किया तो इस कंप्लीट हिप ऑफ सैंड को मेजर करने के लिए मान लीजिए आपने कितनी बार यूनिट का यूज किया, तो आपने N1 बार इस यूनिट का यूज किया तो ये हो गई N1 U1। यदि आप U1 यूनिट की जगह पर कोई दूसरी यूनिट यूज कर लेते, यदि आप U1 यूनिट की जगह पर U2 यूज करते तो इस बार इस कंप्लीट हिप ऑफ सैंड को मेजर करने के लिए यूनिट को N2 टाइम यूज करना पड़ता। ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाती N2U2। तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड अननोन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कहते हैं। देखिए ये आपके पास एक रेत का ढेर है, इसको आप मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक वेइंग पेन लिया। इस वेइंग पेन के अंदर एक साइड को आपने ज्ञात राशि रखी जिसको आपने U1 कहा और दूसरी साइड में आपने यहां पर सैंड डाल दिया और इस तरीके से प्रोसेस आपने कई बार रिपीट की और जब तक ये कंप्लीट जो हिप है सैंड का, ये जब तक कंप्लीट मेजर ना हो जाए तब तक आप इस यूनिट का यूज करते रहे। तो यहां पर ये बनेगा कितनी बार आपने इस यूनिट का यूज किया, तो आपने यहां पर N1 बार यूनिट का यूज किया। तो जैसे यूनिट जो है वो आपने 100 बार यूज की और एक यूनिट का कितने की थी? 5 किलोग्राम की। तो यहां पर सैंड कितना हो जाता है? 500। और यदि आप के पास ये जो यूनिट यूज की है वो 10 किलोग्राम की होती तो आपको यही यूनिट कितनी बार यूज करनी पड़ती? 50 बार। तो यहां पर क्वांटिटी अगेन कितनी आ जाती? 500। देखो ये जो सैंड है 500 किलोग्राम है। यदि 5 किलो का वेट यूज करके आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो कितनी बार आपको मेजरमेंट या कितनी बार यूनिट को यूज करना पड़ेगा? 100 बार। और यदि आप 10 किलोग्राम की यूनिट का यूज कर रहे हैं तो कितनी बार यूनिट का यूज करना पड़ेगा आपको? 50 बार। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम आपने यूनिट यूज की U1, उस यूनिट को कितनी बार यूज किया कंप्लीट मेजरमेंट के लिए? N1। और दूसरी बार आपने यूनिट यूज की U2, कितनी बार यूनिट का यूज किया? N2।
क्वांटिटी तो हर बार वही थी, इस टाइम भी ये Q था और इस टाइम भी Q था। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। N1 U1 = N2 U2। किस तरीके से एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आपने यहां से पढ़ा N2 U2 बराबर N1 U1। यदि आप N2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा N1 U1 बाई U2। अब जो यूनिट आपने यूज की है उसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो आप यूज करेंगे। ये हो जाएगा N1, डायमेंशन फार्मूला था मान लीजिए MLT। फर्स्ट यूनिट थी तो यहां पर इस तरीके से लिख दिया, और सेकेंड यूनिट में सेम डायमेंशन फार्मूला आएगा, क्योंकि क्वांटिटी तो जो आप यूज कर रहे थे वो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम थी, इसका मतलब डायमेंशन सेम होगी। ये हो गया M2 L2 T2। अब देखो इसकी डायमेंशन A, इसकी B और इसकी C, डायमेंशन फार्मूला सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम रहेगा, तो ये रहेगा A, B और C। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर इसकी भी A है, इसकी भी A है, तो आप इन पावर्स को कॉमन लिख सकते हैं। कॉमनली ये पावर बन जाएगी दिस, और इस तरीके से दूसरे वाले की कॉमन पावर्स जो है उसको B ये हो जाएगी L1 L2 B और T1 T2, इसकी डायमेंशन होगी C। इस तरीके से आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू N2। यदि आपको ये पता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट करनी है, तो यहां पर देखिए यदि हम ये कहें कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, तो यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। ये जो यहां पर लिखा होता है ये वैल्यू होती है N1 की, और जूल किसको रिप्रेजेंट करती है? फिजिकल क्वांटिटी। जूल किस किस की यूनिट हो सकती है? तो जूल या तो एनर्जी होगी या फिर वर्क होगा। इसका मतलब जो हमें डायमेंशन फार्मूला यूज करना है वो या तो एनर्जी का यूज करना है या फिर वर्क का यूज करना है। तो N1 हमें पता है, MLT हमें पता है, तो हम N2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। देखिए N1 इज इक्वल टू हो गया 1, और जूल कौन सी यूनिट है? SI, मतलब फर्स्ट सिस्टम में SI है, और सेकंड क्या है? अर्ग कौन सी यूनिट है? CGS। इसका मतलब हमें SI सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा N2 विल बी इक्वल टू N1। डायमेंशन फार्मूला ये किसका है? जूल यूनिट होती है किसकी? जूल यूनिट होती है एनर्जी की या वर्क की, तो ये हो जाएगा M1 बाई M2, L1 बाई L2 और इधर T1 बाई T2। ABC अब आपको पता है एनर्जी का होता है डायमेंशन फार्मूला ML2T-2। इसका मतलब फर्स्ट की ऊपर पावर 1, सेकंड पर 2 और थर्ड पर होने वाली है -2। उसके बाद पहला जो सिस्टम है M1 L1 T1 ये SI का है और दूसरा CGS का है। N1 की वैल्यू 1, M1 SI में मास को किलोग्राम में और CGS में ग्राम, पावर 1
लेंथ एसआई में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में टाइम सेकंड और सीजीएस में भी टाइम सेकंड पावर माइनस। अगले में हमें यूनिट्स को सेम करना होता है और ये डिपेंड करेगा किसको फाइनली, मतलब फाइनली यूनिट कहां पर पहुंचनी है। तो हमें एसआई को सीजीएस में, इसका मतलब सीजीएस को हम एज इट इज रखेंगे और एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर ये होगा, ये एसआई था, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। इसकी डायमेंशन यूज कर दो और सेकंड की तो कोई है ही नहीं टेंशन। यहां पर 1 इंटू 10 की पावर 3, इसकी पावर 1 है, 10 का स्क्वायर और उसकी पावर 2, और उधर 1 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू n2। यहां पर देखो 10 की पावर 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 2 और इस सारे की पावर 2, तो 10 की पावर 4, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। इसके बाद में एक्सेप्ट 0, तो ये हो गया n2। n2 बिकम्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब बेस बराबर हो। तो इस तरीके से आपके पास जो आया है वो सीजीएस में आ गया, और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है? R। सो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच R? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ R। आपने यहां से सीखा किस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अपने पास बेसिक फार्मूला था N2U2 इक्वल्स टू N1U1। आपको U2 निकालना था तो आपने N2 को इधर डिवाइड कर दिया, N2 निकालना था तो आपने U2 को इधर डिवाइड कर दिया। अब देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है, मींस जो डायमेंशन फार्मूले यूज होने हैं ऊपर और नीचे वो सेम आने वाले हैं, चाहे वो एनर्जी का हो, वर्क का हो, फोर्स का हो, किसी का भी हो, सेम आना है। तो ऊपर फर्स्ट सिस्टम था, फर्स्ट सिस्टम, और नीचे क्या है? सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम वालों को M1 L1 T1, सेकंड सिस्टम वालों को M2 L2 T2, और डायमेंशन सबकी सेम रहेगी। यहां पर हमने आपको एक एग्जांपल दिया, अनदर एग्जांपल से समझते हैं इसे। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर देखो ये 1 का मतलब N1 की वैल्यू 1 है। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। अब यहां से न्यूटन से डिसाइड हो गया कि ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यूज होना है, और न्यूटन कौन सी यूनिट है फोर्स की? न्यूटन है एसआई यूनिट, और सीजीएस कौन सी? डाइन क्या है? सीजीएस। इसका मतलब अगेन हमें एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। यहां से N2 बिकम्स इक्वल टू N1 डायमेंशन फार्मूला M1 by N2 डायमेंशन A, L1 by L2 B, T1 by T2 डायमेंशन C। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2 होता है। तो यहां से फर्स्ट m की पावर जो है वो a है, a के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, l की पावर b है तो b के लिए वैल्यू 1, और t की पावर यहाँ पर c है, c की वैल्यू हो जाएगी -2। यूज कर दे
N1 की जगह पर 1। और देखिए फर्स्ट सिस्टम है SI, तो यहाँ पर मास के लिए SI सिस्टम यूज करेंगे। ऊपर और नीचे कौन सा है, नीचे है सेकंड सिस्टम, इसका मतलब CGS। यहाँ पर वैल्यू पावर हो गई 1 और 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड और पावर हो गई -2। अब कन्वर्ट किसको किस में करना है, SI को CGS में, मतलब फाइनली CGS बनना है। तो CGS जो है उसको तो छोड़ दे और जो SI है उसको CGS में कन्वर्ट कर दे। तो ये होगा 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स बाई 1 ग्राम और 10⁻² सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड माइनस। अपने पास आ गया N2 बिकम्स इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 और फर्स्ट में देखो 10⁻³ और इसकी पावर 1 मीन्स 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और इसकी पावर 1, इसे 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 1 की पावर -2 1 रहेगा, तो इस तरीके से 10 की पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यदि बेस बराबर हो। N2 becomes equal to 10⁵ डाइन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नेक्स्ट आता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फार्मूला। To check accuracy of given formula, कोई भी फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको हम इससे चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपने पास है V इज इक्वल टू U प्लस 80 ऑन LHS V है और V की डायमेंशन क्या होती है, V वेलोसिटी है, LT माइनस 1। ऑन राइट साइड U इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन और T टाइम है। तो देखिए U इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन ये होगी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, जहां पर वेलोसिटी यूज हो गया वहां पर यही आएगी, प्लस AT, A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 और ये भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप यूज कर देंगे LT माइनस 1, तो डायमेंशनली ये आएगा LT माइनस 1। यहाँ पर 1 + 1 2 आ जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई यूज नहीं है। हमें जो फार्मूला चेक करना है वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूज नहीं है। तो डायमेंशनली आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, गिवन फार्मूला is dimensionally correct, dimensionally correct। सेकेंड फार्मूला हम कोई चेक करना चाहें तो यहां से ये चेक करें कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप कर सकते हैं, वो होगा G इज इक्वल टू GM बाई R², या ये कर लें F इक्वल्स टू GM 1m2 बाई R²। इस फार्मूले को चेक करते हैं ऑन LHS
लेफ्ट हैंड साइड को F फोर्स है, राइट साइड को G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास है और r स्क्वायर डिस्टेंस है। तो अभी लेफ्ट साइड को देखिए, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो m, एक्सेलरेशन की होती है Lt-2। ये लेफ्ट साइड को होगा। राइट साइड को देखिए, राइट साइड को G का होता है m-1 L3 और T-2। ये हो गया कैपिटल G का m1 m2, मेंस इसको आप m स्क्वायर लिख सकते हैं, r स्क्वायर को आप रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा L की फॉर्म में आएगा, L की पावर 2। यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से लिखेंगे इसे, पावर साइड कर दे -1 +2 और देखो ऊपर 3 है, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगी, L और T-2, ये आ गया m -1 + 2 1 L1 T-2। राइट साइड को ये फार्मूला आया, लेफ्ट साइड को भी तो यही आया था। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड गिवन फार्मूला is dimensionally correct। थर्ड यदि हम कोई फार्मूला चेक करना चाहें तो थर्ड फार्मूला क्या होगा, T equals to 2 pi rho L/G। L यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और 2 पाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो लेफ्ट साइड को देखें तो डायमेंशन T की तो T ही रहेगी, राइट साइड को चेक करें 2 पाई तो एक डायमेंशन लेस है, 2 पाई रूट L बाई G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, L से L कैंसिल, ये T ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये बन जाएगा T स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दें, ये आ जाएगा 2 पाई T, बट 2 पाई जो है वो डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ देंगे तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस गिवन फॉर्मूला is dimensionally correct। नेक्स्ट है टू ड्राइव न्यू फार्मूलाज। To derive new formula, किसी भी फार्मूले को ड्राइव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, T is equal to 2 pi root L by G।
ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और या फिर ये मान लीजिए कि ये एक रिजिड स्पॉट है, इस रिजिड स्पॉट से हमने एक बॉब बांध रखा है, बॉब बांधकर फिर हम इसको रिलीज करते हैं। ये एक न्यू सिचुएशन है, यहाँ से हम रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। इसके टाइम पीरियड का हमें फार्मूला निकालना है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, टाइम पीरियड इज proportional to length और टाइम पीरियड इज proportional to g। मान लीजिए हमें पता है कि ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो इनको हम सम अप कर लेंगे। सबसे पहला फैक्ट यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहां से हम लिखेंगे T इज proportional to mLg। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ, यहाँ पर k यूज कर दो, एक कांस्टेंट है mLg। अब यहां से देखिए T इक्वल्स टू k, n की डायमेंशन अपनी तरफ से एक अज्यूम कर लो, L की b और g की c। सबके डायमेंशन फार्मूला यूज करो। लेफ्ट साइड में टाइम का हो जाएगा, राइट साइड में मास की डायमेंशन a, लेंथ की डायमेंशन b और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी होगी c। राइट साइड में m की डायमेंशन तो कितनी रहेगी a और l की कितनी रहेगी, देखो b यहां से है और c यहां से है, दोनों के बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा b प्लस सी। और टाइम की रहेगी -2c, क्योंकि 2 यहां से और c इसके ऊपर, ये हो जाएगा m0 l0 t पर। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स लेफ्ट और राइट साइड को जो डायमेंशन है उनको कंपेयर करना, इधर मास और इधर भी मास, तो दोनों के बेस बराबर हैं, पावर भी बराबर होगी, तो पावर बराबर होगी तो यहां से देखिए लेफ्ट साइड को m की डायमेंशन 0, राइट साइड को a, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा, लेफ्ट साइड को l की पावर 0 और राइट साइड को है b प्लस सी, इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस। यहां से आपने c को इधर भेज दिया। और लास्ट में देखिए t की कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू राइट साइड को कितनी है t की -2c, यहां से c इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2। डेफिनेटली b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c और c की वैल्यू है -1/2। इट मीन्स दैट b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 और माइनस कितना हो गया, +1/2। d इज इक्वल टू 1/2। अब ये जितनी भी हमारे पास पावर्स आई हैं उन सब का यूज आप इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। यहां से आप लिखते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1 t इक्वल्स टू k, m की डायमेंशन, l की डायमेंशन, b की वैल्यू 1/2 और g की कितनी आई है, -1/2। जिसकी पावर 0 है उसका मतलब 1 है, तो k इज इक्वल टू l की पावर 1/2 और g की पावर को प्लस करने के लिए नीचे 1/2। तो यहां से आप लिख सकते हैं k, इन दोनों की पावर कॉमन लिख सकते हैं, l/g। यहां पर k की जो वैल्यू है, k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2π होगी, वेयर
K is dimensionless constant, और K इक्वल्स टू होगा 2 पाई, T becomes equal to 2 पाई रूट L बाई G। इस तरीके से आप किसी भी न्यू फार्मूला को डायमेंशन एनालिसिस के से ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस। Limitation of dimension analysis it gives no information whether physical quantity is scalar or vector। यहां से हमें ये नहीं पता चलता कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। नंबर 2, it is not applicable for trigonometric function। Number 3, it gives no information for dimensionless constant। It cannot drive formulas for physical quantity which depends on more than mass, length and time। देखिए, हमने डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन पढ़े, 3 यूज पढ़े कि इसका यूज करके हम नए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, इसका यूज करके हम गिवन फार्मूला की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, और इससे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी है डायमेंशन एनालिसिस की। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि डायमेंशन एनालिसिस जो है इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। मींस इट डू नॉट टेल अस अबाउट whether the given physical quantity is scalar or vector। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। दूसरा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, साइन कोस टेन इन पर एप्लीकेबल नहीं होती। तीसरा,
इसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। कहीं पर आप पढ़ेंगे k की वैल्यू 2 पाई है, कहीं पर आप पढ़ेंगे इसकी पाई बाई 8 है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। और चौथा है इट कैन नॉट ड्राइव फार्मूलाज विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स। तो 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हम यहां से ड्राइव नहीं कर सकते। That is the end of lecture. Have a nice day for you.